हेलो मेरे प्यारे शेर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एम क्लासेज पर। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना मैं करके दिखलाऊंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 ये आपका बायोलॉजी का वायरल क्वेश्चन पेपर होने वाला है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लेते हो तो यही क्वेश्चन पेपर आपको आपकी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो वीडियो काफी शानदार होने वाला है, तो वीडियो को आप बिल्कुल मिस मत कीजिए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है एजोला सहजीवी संबंध बनाता है। तो किसके साथ एजोला जो है सहजीवी संबंध बनाता है? एजोला एक टेरिडोफाइट है और ये एनाबीना के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। एनाबीना एक साइनो जीवाणु है। एजोला एक जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है। हम जानते हैं कि साइनो जीवाणु नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है, तो इसके साथ ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। और साइनो जीवाणु की तो खास बात है, साइनो जीवाणु में हम जानते हैं कि एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट। यह इस संरचना की सहायता से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन है टैपिटम कोशिका दर्शाती है। जो टैपिटल है इसका यहाँ पर तात्पर्य टैपिटम से है। तो टैपिटम कोशिका दर्शाती है समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, एंडोमाइटोसिस कोशिका विभाजन, एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता। हम जानते हैं कि टैपिटम जो है यह लघु बीजाणुधानी से संबंधित है। लघु बीजाणुधानी का सबसे अंत है जो स्तर है ये वह है। जितनी भी जो लघु बीजाणु के स्तर हैं वो सभी द्विगुणित होते हैं। हम जानते हैं द्विगुणित होते हैं। और लघु बीजाणु जो मातृकोशिका है जो इनके अंदर होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है केवल, और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनते हैं? लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। अतः टैपिटम में समसूत्री विभाजन होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। लेकिन ध्यान रखना कि जैसे ये एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन से चतुष्क तो बनता है, ये गुरु बीजाणु चतुष्क है, लेकिन इसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और केवल एक गुरु बीजाणु बचता है जो आगे जाके भ्रूण कोश का निर्माण करता है, या फीमेल गैमेटोफाइट भी उसे कह देते हैं हम, मादा युग्मकोद्भिद भी कह देते हैं। उसका निर्माण इसी से होता है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा जंतु जिसमें मध चक्र पाया जाता है। मंद नहीं है, ये मध चक्र है, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं या एमसी साइकिल भी कहते हैं। तो हम 2 तरह के होते हैं ये, एक एमसी साइकिल होता है और एक एस्ट्रस साइकिल भी होता है। तो बंदर और मनुष्य दोनों में ही यह एमसी सर्किल या मध चक्र पाया जाता है, तो ए और बी दोनों आंसर हो जाएंगे। गाय में एस्ट्रस चक्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? केंद्रक के द्वारा, लाइसोसोम के द्वारा, गोल्जी काय के द्वारा, या अंतःप्रद्रवी जालिका के द्वारा? तो मानव के जो शुक्राणु हैं, अगर हम मानव की शुक्राणु की स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से यहाँ पर सबसे आगे की ओर हेड वाले भाग में हम बात करें, यहाँ केंद्रक होता है, यहाँ पर दोनों समीपस्थ और दूरस्थ तारक केंद्र होते हैं, और यहाँ से निकलती है तंतु। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और इस पर इस तरह से एक पतली सी लेयर होती है। तो कुछ चम्मच के आकार का होता है स्पर्म, और इस तरह से इस पर भी बहुत ही पतली सी, मेरा बहुत अच्छा से स्पर्म का डायग्राम बना नहीं है। बाकी ये एक्रोसोम है जिसका अग्रभाग है, ये जो मादा का अंडाणु है उसके स्तरों को विभेदन करने में सहायक होता है। एक्रोसोम का निर्माण
गोल्जी काय के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है भाई? गोल्जी काय के द्वारा होता है। यह एक कोशिकांग है। क्या है? कोशिकांग है। और मेनली वैसे तो इसका बहुत सारे कार्य हैं, बाकी इसका एक कार्य ग्लाइकोसाइलेशन में भी होता है। 11th की बात है, हम आगे चलते हैं। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में अप्रा का निर्माण होता है। देखिए, आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग देखने को मिलेगा, लेकिन स्पेशली मनुष्य में अप्रा का निर्माण कोरियन द्वारा होता है। कोरियन स्पेशली जो है, ये जो हमारा भ्रूण होता है उसकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, जो कोरियोनिक विलाई का निर्माण करती है। कोरियोनिक विलाई का निर्माण करती है। फिंगर लाइक होती हैं ये। और ये मादा की एपिथेलियम, जो कि एंडोमेट्रियम होता है, मादा का एंडोमेट्रियम होता है, उसके साथ अटैच होती हैं। तो इस प्रकार से कोरियोनिक द्वारा क्या होता है? अप्रा का प्लेसेंटा का निर्माण होता है। प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? तो कायिक कोशिका, लघु बीजाणु, जनन कोशिका या लघु बीजाणु मातृ कोशिका। देखो, हम जानते हैं कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे बनता है लघु बीजाणु चतुष्क बनता है, यानी कि 4 लघु बीजाणु बनते हैं। तो इनमें से जो लघु बीजाणु होता है, ये इसमें बाद में असमान विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन ही होता है। इसमें एक कोशिका छोटी बनती है और एक बड़ी कोशिका बनती है। इस कोशिका को हम कायिक कोशिका कहते हैं और इसको हम जनन कोशिका कहते हैं। और हम जानते हैं कि इन जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है, जो कि पराग नलिका के द्वारा प्रवेश कर जाते हैं, परागण के पश्चात वर्तिकाग्र से होते हुए वर्तिका में। तो जनन कोशिका के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब जायंग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है? तो ऑप्शन है द्वियुक्तांडपी, युक्तांडपी, एकांडपी या बहुअंडपी। तो इसमें स्त्री केसर जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा युक्तांडपी। जब अलग अलग होते हैं तो वियुक्तांडपी कहलाता है। केवल एक अंडप होता है तो एकांडपी, और अगर एक से ज़्यादा अंडप होते हैं तो बहुअंडपी कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य में दांत की बीमारी किसके द्वारा होती है? देखो, मनुष्य में दांत की जो बीमारी है वो जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, विषाणु द्वारा या कृमि द्वारा, इनमें से किसके द्वारा होती है? तो आप गैस कर सकते हैं, सिंपल सा है। इसके किसके द्वारा? कवक के द्वारा होती है। एपिडर्मीफाइटोन, एपिडर्मीफाइटोन नामक कवक के द्वारा क्या होती है? एपिडर्मीफाइटोन कवक के द्वारा दाद होती है, जिसे हम रिंग वर्म भी कहते हैं। स्पेशली ये हमारे जो शरीर के नमी वाले हिस्सों में अधिकतर देखने को मिलती है, क्योंकि हम जानते हैं कवक को नमी वाला स्थान पसंद है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एड्स विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है। ऑप्शन है ए कुंडली डीएनए, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, या मैं ऐसे लिख देता हूँ एसडीएनए, ए कुंडलित आरएनए, एसआरएनए, द्विकुंडलित डीएनए, डीएसडीएनए, और द्विकुंडलित आरएनए, डीएसआरएनए। सामान्यतः हमने कभी भी मोस्टली हमने डीएसआरएनए को नहीं देखा, हालांकि और जबकि होता है ना। इसमें पूछा है एड्स का आनुवांशिक पदार्थ, तो एड्स का आनुवांशिक पदार्थ होता है एकल कुंडलित आरएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। एड्स के वायरस के बारे में आपने देखा होगा, इस तरह से यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और इस पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है और इस एंजाइम की सहायता से ये अपने आरएनए को
डीएनए में चेंज कर देता है। और भी एंजाइम होते हैं, इसमें मोस्टली 3 एंजाइम होते हैं। एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, एक प्रोटीएज एंजाइम होता है जो इसके प्रोटीन आवरण को तोड़ने का काम करता है, और एक इंटीग्रेज एंजाइम होता है जिस एंजाइम की सहायता से ये अपने आनुवांशिक पदार्थ को पहले तो चेंज करता है, बाद में अपने अनुवांशिक जो वायरल जो डीएनए है रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट के द्वारा बनता है उसको हमारे डीएनए के साथ जोड़ता है ना। और अगर इसके बारे में बात करें तो एड्स विषाणु हमारी टी हेल्पर कोशिकाएं और मैक्रोफेजेज या बृहद भक्षकाणु इनको संक्रमित करता है। स्पेशली मैक्रोफेजेज में अपनी वृद्धि करता है और टी हेल्पर सेल्स में क्या करता है, ये इनको नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो राइजोबियम जीवाणु और स्यूडोमोनास दोनों ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 12वां क्वेश्चन, फ्रैंकिया है क्या है? ये एक जैव उर्वरक है, एंटीबायोटिक है या कोई जीवाणु समुदाय है? तो इसका आंसर है जैव उर्वरक है, ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है। ऑप्शन है अगेव, नागफनी, ए और बी दोनों, और ट्रापा। देखिए अगेव भी मरुस्थलीय है, नागफनी भी मरुस्थलीय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, जबकि जो ट्रापा है ये एक जलीय पादप है। अतः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल क्रमक होता है। देखिए वैसे तो ये जो टॉपिक है ये हट चुका है एनसीईआरटी से, बाकी सेल क्रमक में नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल क्रमक होता है, ये जीव हरित नहीं, ये जीव रहित है। और नग्न चट्टानी प्रदेश ए और बी दोनों, या शैवालीय। तो शैवालीय तो कैसे हो सकता है? सेल क्रमक की बात की है, सेल क्रमक मतलब चट्टानों के बारे में बात की है, स्पेशली चट्टानी प्रदेशों पर होता है और चट्टानी प्रदेश जीव रहित होते हैं, तो इसमें ए और बी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। इसका सही आंसर है त्वचाकरण। देखो 2 तरह के लक्षण होते हैं, एक क्वांटिटिव और एक क्वालिटेटिव, यानी कि एक गुणात्मक रूप से एक मात्रात्मक रूप से। तो त्वचाकरण क्या है? मात्रात्मक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है। ऑप्शन है पूरक जीन, इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री जीन, युग्म विकल्पी, संपूरक जीन, विषम युग्मनज। तो इसका सही आंसर है युग्म विकल्पी, या हम इसका दूसरा नाम भी ले लेते हैं एलील। एक जीन के विभिन्न रूपों को हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं, और ये युग्म में पाए जाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं एक जीन के थोड़े भिन्न रूप को हम एलील कह सकते हैं, ये अल्टरनेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? इसका आंसर है फिब्रोइन। वैसे ये क्वेश्चन अपने सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है लाइसिन युक्त शक्ति रेटेन, रतन बोलते हैं वैसे इसको, यहाँ पर रतन आना चाहिए, रेटेन नहीं, प्रोटीना किसकी किस्म है? तो इसका आंसर है मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलियम उत्पादित करता है। देखिए ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन आंतरिक होता है, किसमें निषेचन आंतरिक होता है? तो ऑप्शन है में है तारा मछलियों में, शार्क में, हड्डीदार मछलियों में, या उभयचर में। तो देखो तारा मछली ये समुद्र में पाई जाती है, ये हड्डी मछलियाँ जो हैं बोनी फिशेज हैं, ये भी समुद्र में पाई जाती हैं। हालांकि शार्क भी समुद्र में पाई जाती है। और देखो उभयचर जो होते हैं इनको भी निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता है, लेकिन जो शार्क है ये एक स्तनधारी है। तो स्तनधारी प्राणियों में हम जानते हैं कि निषेचन आंतरिक होता है, अतः इसका आंसर शार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्नता का मुख्य स्रोत है। भिन्नता का यानी कि डिफरेंट होने का जो मुख्य सोर्स है वो क्या है? समसूत्री विभाजन, उत्परिवर्तन, अर्धसूत्री विभाजन, या निषेचन। तो समसूत्री विभाजन तो होगा नहीं, उससे तो समान ही कोशिकाएं बनती हैं। उत्परिवर्तन मुख्य है विभिन्नताओं के लिए। ह्यूगो डिवरीज ने भी उत्परिवर्तन को ही माना, ह्यूगो डिवरीज ने उत्परिवर्तन को ही विभिन्नता का मुख्य कारण माना है।
अर्धसूत्री विभाजन में क्योंकि जीन विनिमय होता है, थोड़ा बहुत यहाँ से भी होता है, लेकिन मुख्य स्रोत की बात की है। और निषेचन में भी हम जानते हैं 2 अलग अलग नर मिलते हैं, तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि भिन्नताएं आते हैं, लेकिन जो मुख्य स्रोत की बात की है तो उत्परिवर्तन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमस्कुलेशन किससे संबंधित है? इमस्कुलेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विपुंसन। तो देखो ये ऑप्शन क्या है, बड़े पैमाने पर चयन, क्लोनल चयन, संकरण, शुद्ध रेखा। तो क्लोनल चयन का तो कोई मतलब ही नहीं है, या फिर हम विपुंसन का जो काम है, विपुंसन में करते क्या है, विपुंसन में हम अपरिपक्व परागकोश को चिमटे की सहायता से हटा देते हैं, ये काम करते हैं हम विपुंसन क्रिया। और ये करते क्यों हैं? ये स्पेशली हम स्वयुग्मन को बचाने के लिए करते हैं कि ताकि जो पादप हैं मतलब स्वयंवन ना कर सके। हम चाहते हैं अपने परागकण वांछित परागकण ट्रांसफर करें, तो क्लोनल का मतलब है स्वयं के जैसे, बिल्कुल तो वो तो होगा नहीं। बड़े पैमाने पर चयन हो या शुद्ध रेखा का भी इसमें इतना रोल नहीं है। इस पर हम संकरण पर जाएंगे क्योंकि हमको संकरण कराना है किसी दूसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिमिक्री की उपयोगिता है। मिमिक्री यानी कि छद्म आवरण जिसको हम कहते हैं, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? संरक्षण के लिए, छिपने के लिए, प्रीडेशन के लिए, या ए और सी? प्रीडेशन तो परभक्षण है तो वो तो कर नहीं सकते मैं, इसलिए इसका काम होता है छिपने के लिए या प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। ए और सी नहीं हो सकता। कुछ हद तक हम संरक्षण के लिए जाएं, लेकिन इसमें ए और सी तो कैसे हो जाएगा बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक मूल एक सहजीवी संबंध है। तो कवक मूल जो है किसके साथ सहजीवी संबंध दर्शाता है? शैवाल तथा पौधों की जड़ों के बीच। तो कवक आ गया तो शैवाल का कैसे हो जाए? कवक तथा पौधों की जड़ों के बीच, शैवाल तथा कवक के बीच, तो इनके मध्य तो लाइकेन होता है। जीवाणु तथा विषाणु के बीच तो होता ही नहीं है, तो कवक तथा पौधों की जड़ों के बीच क्या आता है? कवक मूल संबंध आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25वें क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पारस्परिक आश्रय होता है, किन किन के मध्य होता है, यानी कि कौन एक दूसरे का काम आ जाता है? ई कोलाई तथा मनुष्य के बीच, तितलियों तथा फूलों के बीच, जू क्लोरेला तथा हाइड्रा के बीच, या हर्मिट क्रैब तथा समुद्री एनीमोन के बीच। तो ये पारस्परिक जो आश्रय का काम है ये हर्मिट क्रैब तथा समुद्री एनीमोन के बीच में होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अम्लीय वर्षा का पीएच किसके नीचे होता है? ऑप्शन है 5.6 से नीचे, 6.5 से नीचे, या 7 से नीचे। तो 5.6 से नीचे, लगभग 4.5 जो होता है ये अम्लीय पीएच का मान है, जो कि 5.6 से नीचे होता है। फिर देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोकेमिकल स्मोक, इसमें स्पेशली यहाँ पर हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, पेन तो होता ही है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी होते हैं, खासकर N2O या NO ये होते हैं, और SO3 तो हम बी के साथ जाना चाहेंगे। वैसे इस तरह का क्वेश्चन भी अब हट चुका है हमारे सिलेबस से, क्योंकि जो प्रदूषण से रिलेटेड था वो चैप्टर है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है। तो यहाँ पर कैपेसिटेशन की बात हुई है। कैपेसिटेशन जो है स्पर्म के अंदर देखने को मिलता है, स्पर्म में होता है ये। अब देखिए ऑप्शन देखिए, अधिवृषण में यानी कि एपिडिडाइमिस में, मादा के जनन मार्ग में, फीमेल जेनाइटल, नेक्स्ट है शुक्रवाहिनी में, या वृषण जालिका में, है ना। तो ना तो इसमें होता है, देखो स्पर्म का जो कैपेसिटेशन है ये मादा के जनन मार्ग में होता है, ना यहाँ होता है, ना यहाँ होता है, और ना ही यहाँ होता है। तो जब ये जनन मार्ग में जुड़ता है तो वहाँ पर इसमें कुछ इसकी भाई झिल्ली पर कुछ कोलेस्ट्रॉल होते हैं, उनको हटाया जाता है, उसके बाद ही ये क्या है आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए मोरुला, ऑप्शन बी गेस्ट्रुला, ऑप्शन सी ह्यूमनज, या ऑप्शन डी ब्लास्टोसिस। तो हम जानते हैं कि गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम जो स्तर है उसमें
ब्लास्टोसिस्ट का क्या होता है? अंतःरोपण होता है। ये लगभग 7वें दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। इसमें भी किसके द्वारा होता है? ट्रोफोब्लास्ट इसमें भाग लेता है भ्रूण का या ब्लास्टोसिस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है तो किसमें संरक्षित रहता है? ये एमनियोट गुहा में सुरक्षित रहता है भ्रूण जो होता है। फुफ्फुस गुहा में कहाँ से आ जाएगा? या पेरिटोनियम गुहा में भी नहीं। एलेंटोइस तो एक झिल्ली है। नेक्स्ट है, एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन झिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? तो मनुष्य के विकास की जो आयु है उसे कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा ही मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32वां क्वेश्चन है, डायनासोर है, ये एक सरीसृप है, ये तो सभी जानते हैं। तो एक ऑप्शन तो यहाँ से सीधा सीधा ही उभयचर का हट जाता है। और इसकी बात करें तो इसका मीसोजोइक जो काल है वो इसका गोल्डन पीरियड कहलाता है। इसमें भी जुरासिक, तो ये ऑप्शन जीवित सरीसृप है तो नहीं भाई, जीवित तो है ही नहीं। विलुप्त सरीसृप है बिल्कुल। आदिम तो पुराना है लेकिन जीवित नहीं है, विलुप्त सरीसृप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनोजोइक युग जाना जाता है। तो सीनोजोइक युग किस लिए जाना जाता है? देखो दोस्तों, 3 युग हैं स्पेशली, महाकल्प भी इनको कहा जाता है। एक है सीनोजोइक, एक है मीसोजोइक और एक होता है पैलियोजोइक। वैसे ज़्यादा डिटेल हमारे एनसीईआरटी में नहीं दी गई है। बाकी मीसोजोइक के बारे में हमने अभी बात की, जो सरीसृप का स्वर्णिम काल माना जाता है, गोल्डन पीरियड माना जाता है। सीनोजोइक या पैलियोजोइक में उस समय टेरिडोफाइट आया था, जिसमें इसी के पैलियोजोइक का ही भाग है कार्बोनिफेरस। उसमें उस वक्त जो टेरिडोफाइट आते उनके कारण, क्योंकि वो दब गए थे तो उनके कोयले के भंडार उन्हीं के रूप में आते हैं। सीनोजोइक जो है मुख्यतः स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल है। क्योंकि देखो, मीसोजोइक के बाद जैसे ही सरीसृप खत्म हुए या फिर स्पेशली डायनासोर खत्म हुए तो उसके बाद कहीं जाके स्तनधारियों का विकास स्टार्ट हुआ था। और ये इसमें भी पैलियोटीन आता है, 65 मिलियन वर्ष पूर्व की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आरएनए से क्या बन रहा है? डीएनए का निर्माण हो रहा है। तो आरएनए से डीएनए का निर्माण तो हम जानते हैं किस में होता है? वायरस में होता है। और ऐसे वायरस को हम रेट्रोवायरस कहते हैं, रेट्रोवायरस। और ये हमको देखने को मिलता है एचआईवी वायरस में। तो अब देखो, इसमें निर्माण किसका हो रहा है? बीडीएनए का। तो बीडीएनए का अध्ययन तो वाटसन और क्रिक ने किया था। जेड डीएनए जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। राइबोसोमल आरआरएनए, तो ये तो राइबोसोम में पाया जाता है। या सी डीएनए, तो देखिए इसे हम सी डीएनए कह सकते हैं क्योंकि इसमें आरएनए के क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक क्रम होते हैं, इसलिए इसको आंसर हम सी डीएनए कहते हैं, स्पेशली कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, है ना। तो आरएनए से जो डीएनए बनता है, और देखो इसी डीएनए का उपयोग डीएनए लाइब्रेरी में भी किया जाता है। और ये होता कैसे है कि जो एमआरएनए बनता है उस एमआरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की सहायता से डीएनए बना लिया जाता है, जिसके कारण इसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीआर के लिए आवश्यक एंजाइम है। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, इसके लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? एंडोन्यूक्लिएज, आरएनए पॉलीमरेज, राइबोन्यूक्लिएज या टैक पॉलीमरेज, या स्पेशली मैं कहूँ टैक डीएनए पॉलीमरेज। हम जानते हैं इसका आंसर टैक डीएनए पॉलीमरेज है, जिसे थर्मस एक्वाटिकस नामक जीवाणु से पृथक किया गया, जो कि 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अत्यधिक सक्रिय होता है और 100 डिग्री सेल्सियस तक सक्रिय बना रहता है। हालांकि आरएनए पॉलीमरेज का यहाँ कोई काम है नहीं, राइबोन्यूक्लिएज का कोई काम नहीं है, और ना ही एंडोन्यूक्लिएज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 36वां क्वेश्चन। न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? अब न्यूक्लिक अम्ल की बात हो गई तो न्यूक्लिक अम्ल में हम जानते हैं आरएनए और
डीएनए होते हैं। तो स्पेशली जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की यहाँ बात हो रही है, तो स्पेशली जब न्यूक्लियस की बात हो रही है तो यहाँ ओनली न्यूक्लियस एंजाइम हो जाएगा। पॉलीमरेज तो जोड़ने का, न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ने का काम करता है। प्रोटीन का पाचन करता है। और लाइगेज क्या करेगा, 2 डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करेगा। तो ये जोड़ने का काम करता है, लिंक करने का काम करता है, जोड़ने का कार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पंख तथा व्हेल, ये व्हेल है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, व्हेल के फ्लिपर अभिव्यक्त करते हैं अवशेषी अंग, असमजात अंग, विकासवादी अंग या समजात अंग। तो देखो, जो मनुष्य के हाथ हैं या चमगादड़ के पंख हैं या फिर व्हेल, ये तीनों ही स्तनधारी हैं, हम जानते हैं। और तीनों स्तनधारी, अतः इनकी उत्पत्ति तो समान है, लेकिन फ्लिपर तैरने के काम आ जाते हैं, पंख उड़ने के काम आ जाते हैं, जबकि हाथ किसी भी चीज़ को, वस्तु को पकड़ने में। तो तीनों के कार्य अलग अलग हैं, अतः ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति समान होती है और अंग अलग अलग होते हैं, तो इसे समजात अंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पीसीआर तकनीक के दौरान एसएस डीएनए यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के प्राइमर्स के बंधने की के साथ, है ना, प्राइमर्स के बंधने की क्रिया क्या कहलाती है? तो विलगन, तापानुशीतन, विकृतीकरण या बहुलकीकरण। तो मेनली 3 स्टेप होते हैं, एक विकुंडलन या विलगन भी कह सकते हैं हम। विकुंडलन जिसमें डबल डीएस जो डीएनए होता है ये एसएस डीएनए में चेंज होता है। और दूसरा स्टेप हो जाता है तापानुशीलन होता है, इसमें आरएनए जो प्राइमर है ना, वो यहाँ पर जुड़ता है। और उसके बाद तो बहुलकीकरण या प्रकृतिकरण या विस्तार, तीसरा ये बहुलकीकरण भी कह सकते हैं, या फिर इसको रहने देते हैं, प्रतिकृति की निर्माण हो रही है, या विस्तार भी कह सकते हैं इसको, ये तीसरा। तो 3 पद होते हैं, तो ये तापानुशीलन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन आरडीटी का साधन नहीं है? यहाँ पर आरडीटी का मतलब पुनर्योगज डीएनए तकनीक, पुनर्योगज डीएनए तकनीक, या फिर इसे हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। अब इसमें देखो साधन कौन सा नहीं है, संवाहक यानी कि वेक्टर, इंट्रॉन्स, प्रतिबंधित एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज। तो ये ज़रूरी है डीएनए को काटने के लिए, या जीन को काटने के लिए, वांछित जीन को, पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ने के लिए ज़रूरी है, वेक्टर स्थानांतरण के लिए भी और प्रतिकृतिकरण के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन इंट्रॉन्स यहाँ नहीं आता है। हम जानते हैं कि स्प्लाइसिंग के दौरान जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो वहाँ पर जो एमआरएनए बनता है, जिसको हम एचएनआरएनए भी बोल देते हैं, 5 डेज से 3 डेज, उसमें बीच बीच में कुछ डीएनए के भाग होते हैं जिनके अंदर इन्फॉर्मेशन, प्रोटीन निर्माण की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जिन्हें हम इंट्रॉन कहते हैं। तो इन्हें वहाँ से हटा दिया जाता है, तो ये इंट्रॉन वो है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त होता है? इसके बारे में तो हमने अभी बात की, थर्मस एक्वाटिकस से प्राप्त होता है। तो जबकि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, ये हम जानते हैं, इनका उपयोग हम क्या करते हैं, पौधों में वेक्टर के रूप में करते हैं। इसके भी लिए भी इसका जो टी.आई. प्लाज्मिड है उसका उपयोग किया जाता है वेक्टर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर देखिए, एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है, किसका होता है, एमनियोटिक द्रव का, क्योंकि एमनियोन जो है तो एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनिक झिल्ली है, जो कि हम तो द्रव का अध्ययन करते और करते किस लिए हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर और लिंग परीक्षण के लिए किया जाता है। लिंग परीक्षण के लिए इसका दुरुपयोग है ये भाई, ये इसका स्पेशल कोई उपयोग नहीं, इसका दुरुपयोग है, मेनली उपयोग ये है। उसके बाद देखिए कॉपर्टी का कार्य क्या है। कॉपर्टी का युग्म निर्माण को रोकना,
गर्भधारण को रोकना, निषेचन को रोकना, उत्परिवर्तन की जाती, तो ये तो होता ही नहीं सीधा सीधा। इसका उपयोग मुख्यतः निषेचन को रोकने में किया जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, शुक्राणु के भक्षकाणु क्रिया को प्रेरित करते हैं। इसके द्वारा, कोपरायन के द्वारा। देखो वैसे तो युग्म निर्माण भी रोकते ही हैं कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनिक मस्सा निम्न में किसके द्वारा होता है, तो ये होता है पेपिलोमा विषाणु, जिसे हम कहते हैं HPV। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA पुनर्योगज तकनीक उपयोग करता है, यानी कि वही RDT जो भी हमने बात की थी। यह क्लोनिंग संवाहक करता है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस DNA लाइगेज का, जैल विद्युत कण संचलन या जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो भैया ये तो सभी का करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनुवांशिकतः अभ्यांतरिक जीवाणु किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है, प्रोजेस्टेरोन के लिए, इंसुलिन के लिए, एस्ट्रोजन और थायरोक्सिन। तो जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है उसमें जीवाणुओं का उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है, इंसुलिन के लिए, ताकि हम अधिक से अधिक मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन कर सकें मधुमेह रोगियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा संवाहक DNA के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है, तो निम्न में से देखो कॉस्मिड भी है, BAC भी है, प्लाज्मिड भी है, YAC भी है। कॉस्मिड जो है ये जीवाणु भोजी प्लस में इकोलाई का जो प्लाज्मिड है उसको मिलकर बनाया गया है, और BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और यह है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो इसमें जो सबसे छोटे खंड का क्लोनिंग करता है वो प्लाज्मिड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबंधक एंजाइम ब्लंट सिरा उत्पादन करता है, तो इसका आंसर है EcoR1। ब्लंट सिरे का मतलब है चिपचिपे सिरे, ताकि जो लाइगेज एंजाइम है वो आसानी से काम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है, इन सीटू कंजर्वेशन का तरीका इनमें से कौन सा नहीं है, तो बोटेनिकल गार्डन या वनस्पति उद्यान, कंजर्व बायोमंडल, पवित्र उपवन या वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर है बोटेनिकल गार्डन या वनस्पति उद्यान। ये तीनों क्या हैं, इन सीटू हैं, जबकि ये क्या है, एक्स सीटू है या बाह्य स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाकी दो क्वेश्चन हैं ये अपने सिलेबस से बाहर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियां हैं, तो रेड डाटा बुक में हम कैसी जातियों को रखते हैं, आपत्तिग्रस्त तो नहीं रखेंगे, सुभेद्य भी नहीं रखेंगे, संकटग्रस्त जातियों को रखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, या फिर इसमें विलुप्त जातियां भी होती तो भी ठीक था, विलुप्त जातियों को भी हम इसमें रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व संरक्षण दिवस। देखिए विश्व संरक्षण दिवस जो है इनमें से एक भी आंसर सही नहीं है, सही आंसर है 28 जुलाई, ये ऑप्शन में नहीं है, हालांकि 28 जुलाई को वर्ल्ड कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त में प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया का अध्ययन यानी एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन है उसका अध्ययन किस में किया जाता है, तो उसका अध्ययन के लिए सीरोलॉजी का अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। देखिए एक क्रायोलॉजी है, हेमेटोलॉजी है या एंजियोलॉजी, इनमें से कोई नहीं है। हेमेटोलॉजी में तो ब्लड के बारे में अध्ययन करते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन तुमने सुना होगा, जो कि कोल्ड टेक्निक है संरक्षित करने की, और एंजियोलॉजी में भी नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, तो इसका आंसर है माइक्रोबैक्टीरियम लैम्प्रे, इसके द्वारा होता है, एक जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग का एक जोड़ा है, एड्स और सिफिलिस। विषाणु जनित रोग का, देखिए एड्स तो HIV के द्वारा होता है जो कि वायरस है, लेकिन सिफिलिस एक ट्रिपिनोमा पैलिडम के द्वारा होता है, जो क्या है, एक जीवाणु है। खसरा और रेबीज,
ये दोनों ही क्या है, विषाणु के द्वारा होते हैं, जबकि टिटेनस और टाइफाइड जीवाणु द्वारा होते हैं। काली खांसी या तपेदिक, है ना, टीबी जिसे हम कह देते हैं, वो भी इसके द्वारा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूसा सुभ्रा एक किस्म है। तो पूसा सुभ्रा किसकी किस्म है? पूसा सुभ्रा फूल गोभी की एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर जाएगा कायिक प्रवर्धन के द्वारा, जिसमें हम जड़, तना, पत्ती, इनका उपयोग, जो कि क्या है, पादप के कायिक भाग हैं, इनका उपयोग किया जाता है कायिक प्रवर्धन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्राइटिकम एस्टिवन जो कि एक हेक्साप्लॉइड गेहूं है, जिसमें होता है, इसमें होते हैं टोटल 42 गुणसूत्र, जो 7 × 6:12 होते हैं, 21 जोड़े होते हैं जो गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं। 7 गुणसूत्र, इसमें 7 गुणसूत्र का मतलब है 7 टाइप ऑफ गुणसूत्र अलग अलग प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल है। तो शरीर में एडीए का उत्पादन का स्थल क्या है? ब्लड प्लाज्मा। एडीए देखो क्या है, ये है एडिनोसिन डीएमिनेज, एक एंजाइम है जो हमारी जो टी लिम्फोसाइट है और बी लिम्फोसाइट हैं, इनके विभेदन में सहायक होता है ये एंजाइम। मतलब ये क्या है, हमारी प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित एंजाइम है, और इसको हमने किस में पढ़ा है? जीन चिकित्सा के अंदर हमने इसको पढ़ा है। सबसे पहले जीन चिकित्सा, इसी का उपयोग किया गया था, इसी के इलाज में किया गया था। ये देखिए ब्लड प्लाज्मा में तो नहीं, प्लाज्मा में तो कैसे हो जाएगा? टी लिम्फोसाइट और इनसे संबंधित है ये, लिम्फोसाइट, ओसिसोसाइट या एरिथ्रोसाइट। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन है, ये क्या है? एक एंजाइम है, गठिया के इलाज के लिए प्रयुक्त होता है, एक एंटा एसिड है, या वात स्फीति के इलाज के लिए प्रयुक्त होता है। तो एक प्रकार का प्रोटीन है जिसका उपयोग वात स्फीति इलाज के लिए होता है। वात स्फीति को हम देखो, इसमें ये अस्थमा ही है एक तरह का, जिसमें जो हमारी श्वसनी है उनमें सूजन आ जाती, क्या आ जाती है? श्वसनी में सूजन आ जाती है। सॉरी, वात स्फीति में इसमें हमारी जो कुपिकाएं हैं उनकी भित्ति नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्य करता है? ये किसके लिए हाइब्रिडोमा का उपयोग होता है? कायिक संकरण उत्पादन के लिए, कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए, एंटीबायोटिक के संश्लेषण के लिए, मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के संश्लेषण के लिए। तो ये देखो हमारे एनसीईआरटी से बाहर की चीज़ें हालांकि। तो हाइब्रिडोमा जो है, इसका उपयोग मुख्यतः मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के सिंथेसिस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मैथेन उत्सर्जन करता है? देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, उत्सर्जन है, तो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में आ रहा है। धान का खेत तो उत्सर्जन कैसे ही करेगा? पशु, दीमक या इनमें सभी। तो इसका दीमक नहीं है, इसका सही आंसर क्या है? पशु। हम जानते हैं पशु की आंत्र में पाए जाते हैं मैथेनोजन, और जब पशु अपने मल को, गोबर को त्यागता है तो उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है, ये वायु क्या है? मृदा का भी नहीं है, जल का भी नहीं है, क्योंकि ये एक गैसीय प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते 65वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है? बायो फोर्टिफिकेशन किसमें से कौन करता है? तो इसका ऑप्शन है डीडीटी, पारा, ए और बी दोनों, या SO2। तो डीडीटी और पारा दोनों ही क्या करते हैं? बायो या जैव आवर्धन दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल परिणाम है क्षय रोग तो होगा नहीं, तपेदिक, पोलियो, हेपेटाइटिस या जीन उत्परिवर्तन। तो ये तीनों ही तो किसी न किसी एंटीजन से होते हैं, जबकि हम जानते हैं जीन उत्परिवर्तन रेडियोधर्मी प्रदूषकों से होता है। तो ये एक तरह का उत्परिवर्तन जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरोइन है एक मोनो एसिटाइल मॉर्फिन, डाई एसिटाइल मॉर्फिन या टेट्रा एसिटाइल मॉर्फिन। तो हेरोइन क्या है? एक डाई एसिटाइल मॉर्फिन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीऑक्सीराइबोज और तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं, जिन्हें हम कहा कहते हैं, तो हम जानते हैं डीऑक्सीराइबोज हो या राइबोज हो, दोनों ही क्या हैं, पेंटोज शर्करा हैं। क्या है? पेंटोज, 5 कार्बन शर्करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए के न्यूक्लियोटाइडों की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जाता है? तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइडों का अध्ययन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा किया जाता है। फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था, जो कि बाद में वाटसन और क्रिक ने इनका उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन है ये, जब डीएनए के 1 बिलियन टुकड़े को 82 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, तब क्या होता है? इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये तो कैसे होगा? इसका विकुंडलन हो जाता है, ये वह 10 लाख टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, वह आरएनए में बदल जाता है। तो आरएनए में तो कैसे ही होगा, ये विकुंडलन हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? तो थैंक यू दोस्तों, आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। कुछ आपके सिलेबस के बाहर के भी थे, लेकिन सभी क्वेश्चन अच्छे थे, आपका रिवीजन हुआ होगा। धन्यवाद।